हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, इसके उद्भव के कारण बताइए। यानी कैसे इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व राजनीति में नई शक्तियों और नए शासन को उत्पन्न किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में हुआ था, उसमें नई शक्ति और नए शासन को उत्पन्न किया था। 1945 में मित्र शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस ने जर्मनी, इटली व जापान की शक्तियों को हराया था। यानी 1945 में दो मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पहला था संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ यानी रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ने जर्मनी, इटली और जापान को हराया था। उसके बाद प्रत्यक्षदर्शी दो मुख्य शक्तियां उठी, संयुक्त राज्य एवं सोवियत संघ। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से दो शक्तियां उभर कर सामने आए। उसमें पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। धीरे धीरे ये दो शक्तियां दो गुटों में बदल गई थी। पश्चिमी क्षेत्र का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहे थे, जबकि पूर्वी क्षेत्र का नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा किया गया था। इन दोनों शक्तियों के बीच युद्ध की नई गतिविधियां शीत युद्ध से जानी जाती है। यानी इन दोनों देशों के बीच जो शीत युद्ध हुआ था, वो दुनिया की सबसे बड़ी शीत युद्ध हुआ था। आप लोगों ने हो सकता है 12th क्लास में पढ़ा होगा पहली दुनिया, दूसरी दुनिया के बारे में। तो पहली दुनिया अमेरिका थे और दूसरी दुनिया सोवियत संघ था, यानी रूस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शीत युद्ध अर्थ एवं उसका परिभाषा क्या होता है। शीत युद्ध क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और उसका परिभाषा क्या है। शीत युद्ध यानी शब्द से सोवियत संघ और अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच अभिव्यक्ति होती है, जो द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। शीत युद्ध जो है वो शब्दों से लड़ा जाने वाला एक युद्ध है, जो अमेरिका की शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो द्वितीय विश्व महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता को दिखाता है। और इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तन किए बिना शीत युद्ध वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास और कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए हैं। यानी जब शीत युद्ध होता है तो उसमें दो देशों के बीच में आपको घृणा होती है, राजनीतिक अविश्वास हो जाती है। यानी ये उस देश के राष्ट्राध्यक्ष पे भरोसा नहीं करते, वो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष इस देश के राष्ट्राध्यक्ष पे भरोसा नहीं करते हैं। कूटनीतिक में तोड़जोड़ होती है, सैनिकों की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक तरीके से भी युद्ध लड़ा जाता है और कटुतापूर्ण संबंध भी देखे जाते हैं। शीत युद्ध सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एवं बरूच ने दक्षिण कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए किया था। इन शब्दों में वी आर टुडे मिडेस्ट ऑफ द कोल्ड वार, आवर एनिमीज आर टू बी फाउंड एब्रॉड एंड एट होम। उसमें इन्होंने भाषण दिया था। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति को बनाए रखना, शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति को बनाए रखना विश्व शांति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बिना सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जो शांतिपूर्ण राजनयिक संबंधों के होते हुए परस्पर रखते थे। और शीत युद्ध में अतिरिक्त व अन्य उपायों दूसरों की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा है जो गोली तो नहीं चलाया जाता है दोनों देशों पर, आपसी सैनिक संघर्ष तो होते नहीं हैं, लेकिन दो देश आपस में इतना जरूर संघर्ष करते हैं कि दोनों देशों को आपस में दुर्बल या कमज़ोर कर दिया जाए, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, चाहे वो सैन्य शक्ति के हिसाब से हो। किसी भी स्थिति में एक देश दूसरे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, दुर्बल करना चाहते हैं। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव व मस्तिष्क था। यानी एक ऐसा रण क्षेत्र जहाँ पर कोई मैदानी इलाका नहीं, कोई बॉर्डर नहीं होता है। ये शीत युद्ध जो होता है, रण क्षेत्र, उसका इंसानी दिमाग होता है। ये मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। और ये युद्ध
यानी वार और नर्व्स कहा, इसको युद्ध वार और नर्व्स भी कहा जाता है इस युद्ध को। उसके बाद आगे है, इस रण क्षेत्र में सक्रिय युद्ध तो नहीं होता है, यानी इस शीत युद्ध में कोई रण क्षेत्र नहीं होता है ये सक्रिय रूप से, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव आ जाता है। यानी जो विपक्षी लोग होते हैं या देश होते हैं उसके साथ आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से संबंधों में शत्रुता काफ़ी तेज बड़ा हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाती है। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नूतन शस्त्र था। यानी बगैर युद्ध लड़े हुए जो अपनी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं उस हासिल करने वाले चीज़ों को ही कहा जाता है। शीत युद्ध एक प्रकार का विश्व युद्ध था जिसमें कागज़ के गोलों, पत्रिकाओं, रेडियो, प्रचार संसाधनों से लड़ा जाता है। यानी ये जो है सेनाओं से नहीं लड़ा जाता है, ये आपके मन से लड़ा जाता है, आपके दिमाग से लड़ा जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ा जाता है, पत्रिकाओं से, रेडियो के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लड़ा जाता है शीत युद्ध। इसमें प्रचार विरोधी गुट के देशों को जनता के बीच विचारों को प्रभावित करके मनोबल को छीन करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी आपके खिलाफ, जैसे हमारा देश इंडिया है तो हमारे इंडिया के खिलाफ हमारे जो कोई विदेश से हमारे देश से लड़ना चाहता है शीत युद्ध, तो हमारे इंडियन लोगों को किसी न किसी तरीके से खबर फैला करके भ्रमित करना चाहता है या उसे परेशान करना चाहता है, कर देता है। इन लोगों के मनोबल को तोड़ता है, छीन कर देता है। अब हम लोग उस देश के नागरिक को लगने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि हम युद्ध हार जाए या कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए, जो लोगों के अंदर घबराहट उत्पन्न हो जाता है। तार्किक दावा किया जाता है कि हम हरा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो भी चीज़ें होता है लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी कर देता है। शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था। ये इसमें जितना प्रचार करोगे, जितना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओगे, उतना ज़्यादा आप सफल हो सकते हो। जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार करता है या प्रचार का सहारा लेती थी। एक प्रकार कूटनीतिक युद्ध भी था, इसको कूटनीतिक युद्ध भी कहा जाता है एक तरीके से, जिसमें शत्रु को अकेला करने के लिए मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया जाता है। यानी शत्रु, ये दुश्मन जो है, उसको अकेला करने के लिए जो दोस्त होते हैं नए नए, उसको ढूंढने की प्रयास किया जाता है। डॉक्टर MS राजन के शब्दों में अगर कहें तो शीत युद्ध शक्ति संघर्ष का राजनीति मिला जुला परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराओं का संघर्ष का भी एक परिणाम है शीत युद्ध। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम भी है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रहितों की अभिव्यक्ति का है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक रूप में बदल जाता है। अब अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध शांति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि शीत युद्ध जो है एक पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है, जो दो विचारधाराओं का संघर्ष नहीं है बल्कि भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। कौन बड़ा तो कौन बड़ा, एक लड़ाई होती है ना, कौन बड़ा, मुझसे कौन बड़ा, तो ये आपसे में बड़े होने का एक लड़ाई होता है। KPN मैनन के अनुसार शीत युद्ध जैसा संघर्ष विश्व ने अनुभव किया दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों जब आपसी पराकाष्ठा पर था, तो दो व्यक्तियों के माध्यम उग्र संघर्ष भी हो सकता था। जो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद हो, साम्यवाद हो, दो पद्धतियां थी। साम्यवाद पद्धतियां संसदीय लोकतंत्र, जनवादी जनतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र, सर्वहारा वर्ग तानाशाही, दो गुट, नाटो, वर्सा पैक्ट, ये दो गुट, नेटो तो अभी भी है और वर्सा पैक्ट खत्म हो चुका है। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ यानी तत्काल अभी उसको देश को नाम जानते हैं रूस के नाम से। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। उसका इसका अगला पॉइंट है, जॉन फॉरेस्टर डलेस के शब्दों में अगर कहे तो शीत युद्ध कैसा था। शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध था इच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के गलतियों के विरुद्ध, और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिक के विरुद्ध संघर्ष था।
अब जॉन फॉरेस्टर डलेस के शब्दों में अगर कहें तो शीत युद्ध एक धर्म का युद्ध था जो अच्छाइयों के लिए बुराइयों पर जीत था, या विरुद्ध के सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध जीत था, धर्मपरायण लोगों के लिए नास्तिक के विरुद्ध संघर्ष था। इसी को इसके हिसाब से शीत युद्ध था। ग्रीज के शब्दों में क्या था? परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र से कुछ परे हटकर दूसरे शब्दों में एक साधन है। यानी ग्रीज के हिसाब से मानना है कि इस परमाणु दौर में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो हथियार के अलावा हटकर कोई युद्ध का दूसरा साधन है, जो पारंपरिक विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक ऐसे युग के कारगर सिद्ध होता है जिसमें संपूर्ण शस्त्र न सिर्फ आध्यात्मिक खर्चीला होगा परंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति भी रखता होगा। इनका मानना है कि ये युद्ध का हथियार न खर्च करके तो ये अगर खर्च करते तो बहुत सारा खर्चीला हो सकता है, लेकिन अगर शीत युद्ध लड़ें तो इसमें ज़्यादा खर्चीला भी नहीं हो सकता और शक्तियों को नष्ट करने की भी क्षमता हो सकती है। शीत युद्ध वास्तविक नहीं था, अपितु युद्ध का एक वातावरण था। आप लोगों का मानना है कि शीत युद्ध जो है वो वास्तविक में युद्ध नहीं था, एक वातावरण, एक क्लाइमेट तैयार करने का चीज़ था। नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का पार नीलामवत मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। नेहरू का मानना था कि शीत युद्ध जो था वो एक पार नीलामवत मृत्युदंड के जैसा एक वातावरण तैयार करना, मौत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक तनावपूर्ण स्थिति को उत्पन्न कर देना था। यह गर्म युद्ध से भी भयानक युद्ध था। यानी मानसिक रूप से अगर लोग कोई आपको क्षीण कर दे, परेशान कर दे, तो आपको बड़े युद्ध से भी बड़ा युद्ध लगेगा। ये जो नॉर्मली युद्ध लड़ा जाता है मैदानों में सैनिकों के बीच में, उससे भी बड़ा लगेगा। उसके बाद क्योंकि यह चिंतन और भावनाओं और मनोविज्ञानों के प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये शीत युद्ध जो होता है ना, ये आपके चिंतन, आपकी भावना, आपके मनोविज्ञानों पर प्रतिकूल असर डालते हैं, यानी बुरा असर डालता है और एक अवशिष्ट असंभव आचरण को जन्म दे देता है। आपके अंदर एक नए आचरण को जन्म दे देता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको उत्पन्न होने जाता है दिमाग में। अब अगला पॉइंट है शीत युद्ध का उदय कैसे हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ रह गई। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो मात्र दो महाशक्ति रह गया था, बाकी सब बर्बाद हो गए थे। इन दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाले सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है शीत युद्ध। यानी इन दो महाशक्तियों को अगर अभिव्यक्त करना है, आपको जानना है, तो इसका सबसे उपयुक्त शब्द शीत युद्ध यानी कोल्ड वार कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ के बुनियादी मतभेद थे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक बुनियादी रूप से मतभेद था। फिर भी युद्ध के दौरान उससे मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़ते हैं। लेकिन तब भी हालांकि मतभेद था, लेकिन जब युद्ध लड़ रहे थे दोनों तो आपसी में मित्रतापूर्ण दिखाई पड़ते थे। विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में कटुता और तनाव, वैमनस्य और मनोवैज्ञानिक अनावृत की वृद्धि देखी गई। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कटुता, तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य जैसे अनावृत चीज़ें देखी जाने लगा। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया और दोनों एक दूसरे का विरोध, आलोचना, सर्वत्र अपना प्रचार प्रसार करने में लग गए थे। अब इसका अगला पॉइंट है सोवियत संघ अमेरिका कटुतापूर्ण संबंधों ने संपूर्ण विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। यानी सोवियत संघ और अमेरिका के जो कटुतापूर्ण संबंध था उसके वजह से विश्व को दो विरोधी गुटों में बांट दिया था, विभाजित कर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे के विरुद्ध अपनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप देखें तो दोनों ही जो गुट था अपने अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गए। एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने का संकल्प हो। यानी दोनों ही जो देश था अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों ही देश आप एक दूसरे को हर मोर्चे पर किसी न किसी मोर्चे पर असफल करना चाहता या हराना चाहता था और समूचे विश्व में प्रकार का भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण सा बन गया था। विश्व का एक बार पुनः संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी पूरे विश्व में एक बार फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक नए युग का आविर्भाव हुआ जिसे सशस्त्र शांति युग कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच प्रलयंकर आणविक आयुधों के संपन्न इन दोनों भीमकार दानवों यानी शक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बन गया था। यानी दोनों संघर्ष का अखाड़ा बन गया किसका, अमेरिका और सोवियत संघ का। उसके बाद शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है, जिसमें प्रथम ये तो विश्व युद्ध एक वैचारिक संघर्ष जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धति उदारवादी लोकतंत्र सर्वाधिकतावादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के संघर्ष कर रही थी। पहला तो यह है कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धति है और उदारवादी लोकतंत्र सर्वाधिकतावादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दृष्टि से यह है दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष था। और दूसरा है कि यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार जिसके प्रमुख प्रवक्ता प्रोफेसर हेंस जे मार्गेनथाउ है, शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीकरण है जिसके बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवेश में उदित हुई दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। यानी अधिकांश देशों को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए दोनों ही देश संघर्ष कर रहे थे। याद होगा जब आपने 12वीं क्लास में पहली दुनिया दूसरी दुनिया के बारे में पढ़ा होगा तो एक तीसरी दुनिया बना था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ब्रेटन वुड्स समझौता। पहली दुनिया अमेरिका था, दूसरी दुनिया सोवियत संघ था। अगर आप अमेरिका के साथ जाते तो सोवियत संघ आपको बर्बाद कर देते, अगर सोवियत संघ के साथ जाते तो अमेरिका आपको बर्बाद कर देते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक तीसरी दुनिया बनाया था जिसका अंदर ब्रेटन वुड्स समझौता। अब अगला है शीत युद्ध के कारण क्या है। द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों शक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ को बनाए रखना चाहती थी। यानी दोनों ही शक्ति युद्ध में जो प्राप्त लाभ हुआ था उनको बनाए रखना चाहते थे। अपने प्रभाव के लिए विष के लिए उत्सुक थी, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मार्ग को शक्ति के दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी, दोनों ही पक्ष को, अमेरिका को भी और रशिया को भी। ये वे शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण बने। वही शिकायत जो था वो इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध उत्पन्न करने का एक कारण बन गया था। शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ऐतिहासिक कारण, पहला था ऐतिहासिक कारण। कविता पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 के बोल्शेविक क्रांति को ढूंढते हैं। सन 1917 के बोल्शेविक क्रांति के समय ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने के प्रयत्न कर रहे थे। पश्चिमी राष्ट्र जो था सोवियत संघ को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे बोल्शेविक क्रांति के बाद समय से ही, क्योंकि ये साम्यवाद और विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने 1933 में ही मान्यता दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मन और अपेक्षित अधिक दृष्टि से देखते रहे थे। मतलब पश्चिमी देश जो था वो रूस को जर्मन या नाजी के रूप में देखते, जर्मनी नाजी के रूप में, जो हिटलर का तानाशाही रूप था। और पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और पश्चिमी देश ही सोवियत संघ के ऊपर हमला करने के लिए, हिटलर को हमला करने के लिए प्रेरित करता रहा है। दूसरा, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्धोत्तर में अंतर में अमेरिका और सोवियत संघ की युद्धोत्तर जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित देशों को सोवियत प्रभावी शक्ति के मत में जर्मनी की शक्तिशाली हो जाने काम भाव क्षेत्र में सीमित सलाह समझौते किए थे। पोलैंड में शासन और पश्चिमी देशों पर स्थान पर स्वायत्त प्रतिनिधित्व सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा आवश्यक था क्योंकि पूर्वी योग की स्थापना हो जिसके लिए स्टालिन के मत में इन देशों के वास्तविक
जनतांत्रिक सरकारें थी। तीसरा है कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। सोवियत संघ जो था वो याल्टा समझौता का अवहेलना करती थी। जो समझौता हुआ था याल्टा में उसका उन्होंने माना नहीं, तोड़ दिया था रूल। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल कुछ हो रहे थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया था। लेकिन जैसे युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों का मुकरना आरंभ कर दिया था। यानी स्टालिन जो था, उन्हें लगा कि अब युद्ध समाप्त होने लगा है, तो अपने जो वादा था उससे वो मुकरना शुरू कर दिया था। चौथा पॉइंट है ईरान संघ द्वारा सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण करना। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के बारे के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अंदर निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया, रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए और निश्चित यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी और यूगोस्लाविया दोनों बराबर भागों में दोनों प्रभाव माना जाए, मतलब हंगरी और यूगोस्लाविया जो था ये दोनों पर बराबर प्रभाव जमाया जाए। पांचवा पॉइंट था इसका, ईरान से सोवियत संघ का टक्कर न हटाया जाना। ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था और युद्ध समाप्ति के बाद आंग्लो अमेरिकी सेना तो दक्षिणी अमेरिका ईरानी से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप सोवियत ने बाद में अपनी वहाँ सेनाएं हटा ली। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज़ हो गए थे। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते में यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसमें ब्रिटेन ने यूनान में अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। यूनान की शक्ति शून्य प्रदेश भर करने के लिए साम्यवादी देशों ने अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों और अन्य राजनीतिक शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी थी। अगला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। सोवियत संघ अपने वीटो का अनियंत्रित प्रयोग सुरक्षा करने वाली विश्व संस्था न मानकर अपने अमेरिकी विदेश विभाग का एक नया अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली थी। सोवियत संघ अपना वीटो इस प्रकार दुरुपयोग करने की पश्चिमी देशों की यह मान्यता बन गई कि वह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इस कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को कटु आलोचना करने लगे थे। यानी सोवियत संघ जो था, इन्होंने ठान लिया था कि अमेरिका या कोई भी अपना कोई प्रस्ताव लाता है तो हम उसका वीटो लगा करके ख़त्म कर देंगे। और इस वजह से पश्चिमी देश जो है वो रूस के साथ कटु आलोचना करने लग गए थे। परिणाम स्वरूप परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण और अधिक विकसित हो गया था। अगला पॉइंट है इसका, अगला और लास्ट पॉइंट गाइस, सोवियत संघ की लैंड सीज सहायता बंद किया जाना चाहिए। लैंड सीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी उसमें एक असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि यह सहायता अत्यंत अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एकाएक बंद कर दिया था। तो ये लास्ट पॉइंट था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। धन्यवाद।